हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। दिस इज डॉक्टर अनुपमा और आज भी मैं आई हूँ एक T20 वीडियो लेके। ये T20 क्या है बच्चों? 20 मिनट में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सक्लूसिवली NCERT से होंगे। और इन क्वेश्चंस की क्या स्पेशलिटी है, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आप देखोगे एक पेज नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप NCERT के उस पेज नंबर को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन वो है, mechanism of breathing vary among different individuals of group of animals depending mainly on their option A habitat, option B level of organization, option C both A and B, option D none of these। तो बच्चों ये इतने सारे डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, सिर्फ एक हैबिटेट के बेसिस पे नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा उसका लेवल क्या है, वो कौन से लेवल पे, मतलब सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, हमें ये सारी चीज़ों को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें देखना है किसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसा है तो उसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, उसका हैबिटेट भी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ डैश थोरैसिक वर्टिब्रे। अब देखते हैं ऑप्शन है हमारे पास 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो बच्चों देखो क्या होता है, यहाँ पे ये हमारी ट्रेकिया चले आ रही है, ये जाके डिवाइड हो जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। अब फर्दर इसकी डिवीजन होती है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन टर्शरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन, इस तरीके से होती रहती है। लेकिन ये जो ट्रेकिया है हमारा, जो सबसे फर्स्ट आप देख रहे हो डिवीजन, और जिससे क्या बने ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये बच्चों हो रहा है एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रे। इतना क्लियर है बच्चों? तो इस हिसाब से हम देखेंगे हमारी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्टिंग पार्ट क्या है। कंडक्टिंग पार्ट बच्चों वो है जहाँ से हम देख रहे हैं मेनली एयर कंडक्ट हो रही है, नेजल कैविटी से लेकर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से पहले तक का, मतलब उन सब में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो देखते हैं बच्चों। तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई, ये वाली बात सही है, पता है ना, कंडक्टिंग नाम में ही आ रहा है। फिर देखते हैं ऑप्शन बी क्लियर्स एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये भी सही है, नेजल कैविटी से आ रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं क्लियर हो जाता है। फिर आता है ऑप्शन सी ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स एयर टू रूम टेम्परेचर, ये वाली बात भी बच्चों एकदम सही है। ड्राई एयर भी है ना, तो उसको जब नेजल कैविटी से जा रहा है तो वो उसको ह्यूमिडिफाई कर देती है और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ले आती है। कभी आपने ऐसे सेंस किया कि बाहर ठंडे है, आपने सांस एकदम ठंडी ठंडी आपको हवा लग रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ ना? तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम भी किसका है बच्चों, कंडक्टिंग पैसेज का। तो हमने देखा A, B, C तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं बच्चों हमारे 4th क्वेश्चन की। मेन फंक्शन ऑफ एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। तो बच्चों जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक कंडक्टिंग जोन और एक हो गया एक्सचेंज जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन। तो एक्सचेंज से नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, किसी चीज़ का वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो अब देखते हैं जल्दी से ऑप्शंस। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, गलत, ये तो कंडक्टिंग का काम था। ऑप्शन बी क्लियर एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ये भी गलत। ऑप्शन सी ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, बच्चों ये भी गलत है, ये भी कंडक्टिंग का ही फंक्शन है। फिर आता है ऑप्शन डी डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड। तो बच्चों यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंज हो रहा है। इस एक्सचेंज की वजह से ही इस पार्ट का नाम क्या रखा गया है, एक्सचेंज पार्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द प्रेशर विद इन लंग्स इज डैश दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे इंस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। अब इस इंस्पायरेशन में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पे डायफ्राम कैसा हो गया हमारा, एकदम फ्लैटेंड हो गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हो पल्मोनरी कैविटी कितनी बड़ी है, ठीक है। बट अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, इस टाइम पे क्या हुआ, डायफ्राम कैसा हो गया, फिर से डोम शेप हो गया, ठीक है। तो अब पल्मोनरी कैविटी हमारी कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो जब एरिया हमारा छोटा हो गया तो प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और देखो क्या होता है एक्सपिरेशन में, हम देखते हैं लंग से बाहर जाती है एयर, जिसमें मेनली हमारा क्या होता है, CO2 होता है। और प्रेशर का मूवमेंट कैसा होगा बच्चों, हमेशा फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ठीक है।
इसी वजह से हम देखें ये एक्सपिरेशन हम देखते हैं एयर जो होती है वो एक्सहेल होती है, क्योंकि लंग्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक एयर। इतना क्लियर है बच्चों? और जस्ट ऑपोजिट हम देखते हैं इंस्पायरेशन में होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं बच्चों, हमारे पुराने वाले क्वेश्चन के ही कॉन्टिन्यूएशन में है। इसमें क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज डिक्रीज्ड ड्यू टू डैश इन पल्मोनरी वॉल्यूम। तो यहाँ पे इंस्पायरेशन की बात करें बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया, अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा ज़्यादा हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और इसी वजह से हम देखते हैं हम एयर को एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स में ला पाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो भी प्रेशर है वो कैसा होगा, हाई से लो प्रेशर की तरह मूवमेंट होगा हमारा एयर का। इतना क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है बच्चों? अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर डैश ml ऑफ एयर पर मिनट। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे पर मिनट पूछा है, पर ब्रेथ नहीं पूछा। तो नॉर्मली देखते हैं कि जो नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम जो सिंगल ब्रेथ में होता है वो कितना अमाउंट होता है, 500 ml। तो बच्चों ने जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा, उसको टिक कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, पर मिनट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे रेस्पिरेटरी रेट से, जो नॉर्मली कितना होता है 12 to 16। ठीक है, तो 500 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से लेके या तो 16 तक, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेंज आएगी वो क्या होगी बच्चों, हमारी ऑप्शन बी 6000 to 8000 ml। इतना क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये समझने के लिए बच्चों पहले हमें ये ग्राफ पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले देखो IRV इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड। फिर आता है TV, जब नॉर्मल इंस्पायर या एक्सपायर करें जितना भी अमाउंट ऑफ एयर उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, सिंगल ब्रेथ में जितना कर रहे हैं। फिर आता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम जितना भी एयर जो है उसको एक्सहेल कर सकते हैं उसको बोलते हैं ERV। फिर आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, नाम से समझ आ रहा है रेजिड्यू, तो ये हम आज हमेशा हमारे लंग्स के अंदर रहता है। इसको हम कभी भी यहाँ पर इस ग्राफ में हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसको हम कभी भी एक्सहेल नहीं कर पा रहे, हमेशा लंग्स के अंदर ही है। ओके, तो अब ये वाला आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो बच्चों देखो हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन क्या हो गया, TV। अगर एक्सपायरेशन हो गया उसके बाद कितनी एयर बची होनी चाहिए हमारे अंदर, ERV प्लस RV, ये अभी हमारे लंग्स के अंदर बची है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ERV प्लस RV। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। तो बच्चों ये जो हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये हमेशा पतला होना चाहिए, क्योंकि जितना पतला होगा उतना ईजिली डिफ्यूज़ हो पाएगा। इसको आप इस तरह समझो, जब हम गर्मियों में देखते हैं एकदम पतले कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि जितनी भी हीट है वो बाहर रिलीज हो सके। वही हम देखते हैं विंटर्स में हम क्या देखते हैं, बहुत ही मोटे कपड़े पहन रहे हैं, वुलन क्लोथ्स पहन रहे हैं। वो क्यों पहन रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी की हीट बाहर रिलीज ना हो। वो मोटा है ना तो डिफ्यूज़ करके बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से हमें देखना है बच्चों, जितना पतला हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन उतना अच्छा हम देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज होगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है इस डायग्राम में। तो देखो सबसे पहले ये एल्वुलाई है, एल्वुलाई में हम देखते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। तो ये किससे बने होते हैं, स्क्वोमस एपिथेलियम से। फिर देखो सबसे बाहर क्या पाई जा रही हैं, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स कौन सी बच्चों, कैपिलरी। कैपिलरी सिंगल लेयर्ड होती है, तो मैं लिख रही हूँ ये एंडोथेलियल सेल्स। और इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है बच्चों। इन तीनों ने मिलके फॉर्म किया हमारा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बट आपको लग रहा है इतना मोटा है, इतना मोटा नहीं बच्चों, इसका साइज हम देखेंगे इज अराउंड या इज लेस देन 1 mm, इतना पतला होता है। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं गैसियस एक्सचेंज हम लोगों में बहुत एफिशिएंट है। इतना क्लियर है बच्चों।
अब देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, ये वाली बात सही। ऑप्शन बी एंड्रोथीलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, ये भी सही। ऑप्शन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन ए एंड बी, ये भी सही। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है? 97% ऑक्सीजन, 20 to 25% CO2, ये सारा हमारा वाया RBC जा रहा है, ये वाली बात एकदम सही है। फिर देखते हैं 3% ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये वाली बात भी सही है। फिर आता है 70% CO2 इन फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट आयंस, ये भी सही है बच्चों। मैक्सिमम हम देखते हैं बायोकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही जाता है CO2। लास्ट देखते हैं हम लोग 3% CO2 डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, तो बच्चों ये गलत हो गया। जो हमारा CO2 है ये ज़्यादा सॉल्युबल है दैन O2। जब O2 हमारा 3% है तो CO2 तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा होना चाहिए ना। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों ये 7% होता है, ना कि 3%। सो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट मैच कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। इन द टिश्यूज फैक्टर अनफेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन आर। फर्स्ट लो PO2, ये वाली बात तो बच्चों एकदम ही गलत है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन ना हो, ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखो अगर लो PO2 रहेगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन हो ही जाएगा। फिर आता है ऑप्शन बी लो PCO2 लो H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों जब PCO2 कम होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के पास ज़्यादा चांस है बाइंड करने के लिए किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रहेगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं लो H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों ये भी चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। जितना हम देखते हैं H+ आयन कम होंगे उतना ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है हमारा हीमोग्लोबिन के साथ। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये देखो जो H2O जब CO2 के साथ बाइंड कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? H2CO3। ये फर्दर डिसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं? H++ बाइकार्बोनेट आयन। तो जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ही तो ज़्यादा H+ होगा। अब अगर हमारा CO2 कम है तो H+ आयन भी कम होगा, और अगर ये कम है तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर। बच्चों हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है हीमोग्लोबिन से। सो यहाँ पे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड डैश ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। तो बच्चों पहले तो हमें पता होना चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन पाया जाता है। सो 100 ml में हम देखते हैं 20 ml ऑक्सीजन पाया जाता है। उसमें से सिर्फ 1/4 होता है जो टिश्यू को जाता है, बाकी वापस किसके थ्रू आ जाता है? वेन्स के थ्रू। तो 20 का 1/4 कितना हो गया बच्चों? 5। तो हम देखेंगे सिर्फ 5 ml है जो टिश्यू को डिलीवर होता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज की तब तो ज़्यादा चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो हम देखेंगे ये अराउंड 15 ml भी हो जाता है। कब? सिर्फ हमारे स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ के टाइम पे, बट फिजियोलॉजिकली सिर्फ 5 ml जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस इन टिश्यूज बिकॉज ऑफ। तो टिश्यू में हम देख रहे हैं बच्चों हीमोग्लोबिन और CO2 की बाइंडिंग इतनी अच्छी क्यों है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सो ऑप्शन ए हाई PCO2 एंड O2। बच्चों एक ही चीज़ तो हाई होगी, या तो PCO2 या O2, तो ये वाला ऑप्शन हमारा वैसे इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हाई PCO2 एंड लो O2। यस, ये वाला सही हो सकता है। टिश्यू में हम देखते हैं क्या होता है बच्चों, जब ऑक्सीडेशन हुआ फूड का तो क्या रिलीज होगा? CO2। इस वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और यही रीज़न है बच्चों, हम देखेंगे इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की विद हीमोग्लोबिन। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी भी रूल आउट कर लेते हैं। लो PCO2 एंड हाई O2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने अभी जस्ट बताया। एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का? ऑप्शन बी। सो बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन। तो बच्चों ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ये एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा फास्टेस्ट एंजाइम है। ये जो रिएक्शन है उसको 10 मिलियन टाइम्स स्पीड अप कर देता है, ये इतना फास्ट है ये। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये कहाँ पाया जाता है? RBC, प्लाज्मा, बोथ A एंड B या नन ऑफ दिस।
तो बच्चों ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो पाया जाता है कहाँ पे, आरबीसी में। पर अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन आरबीसी, प्लाज्मा, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, तब आपका आंसर होगा बच्चों बोथ ए एंड बी। पाया प्लाज्मा में भी जाता है और आरबीसी में भी है, बट आरबीसी में हम देखते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। इतना क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स डैश ml ऑफ CO2 टू एल्वेलाई। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन से कंफ्यूज नहीं होना। कितना ml CO2 जाता है हमारा एल्वेलाई में, वो होता है सिर्फ 4 ml। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो एल्वेलाई में CO2 जा रहा है वो कितना होता है, 4 ml। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों, ये इतना ही जाता है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन डैश रीजन ऑफ ब्रेन। तो बच्चों जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, पहले आपको पता होना चाहिए करता क्या है। ये हमारा रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, और आपको पता होना चाहिए हमारी सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के सेंटर कहाँ पाए जाते हैं, कौन से रीजन में पाए जाते हैं, ब्रेन के मेडुला में। तो इसका भी कहाँ पाया जाएगा बच्चों, मेडुला में तो पाया जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 देखते हैं। सेंटर विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज। तो बच्चों ऐसा कौन सा सेंटर है, कहाँ पाया जा रहा है जो रेस्पिरेटरी रिदम को ही मॉडरेट कर रहा है। तो ऐसा सेंटर बच्चों पाया जाता है पॉन्स वेरुलाए में। ठीक है, और उस सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ध्यान रखना है बच्चों, पी से याद रखना न्यूमोटैक्सिक, पी से याद रखना पॉन्स। तो ये क्या करता है बच्चों, यहाँ से जो न्यूरल सिग्नल्स है ना, अगर वो पास होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारा जो रेस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है उसको घटा देते हैं। उसको कम करने की वजह से हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। तो कर दिया ना इसने मॉडरेट। तो इस वजह से हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर को क्या बोलते हैं, ये मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। तो यहाँ पे देखा बच्चों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following can sense changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signals to rhythm center? तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो सेंसिटिव होती है CO2 और H+ आयन से। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कीमो सेंसिटिव एरिया। तो बच्चों ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है ये एडजेसेंट होता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, और ये सेंसिटिव होता है हमारा H+ और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से। नेक्स्ट देखते हैं रिसेप्टर ऑफ एओर्टिक आर्च, रिसेप्टर ऑफ कैरोटिड आर्टरी। तो बच्चों जो कैरोटिड आर्टरी होती है जो ब्रेन को सप्लाई करती है, एओर्टिक आर्च इज आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ पर पाए जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स जो सेंसिटिव होते हैं H+ और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, A, B, C ये तीनों ही क्या हमारी सेंसिटिव हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। Which of the following gas has most significant role in regulation of respiratory rhythm? तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे बच्चे इसको सोचते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बट जब हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीजन का एक इनसिग्निफिकेंट रोल है। यहाँ पे कौन मेनली रोल प्ले कर रहा है, हमारा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल हम लोगों में ज़्यादा हो गया तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, अगर कम हो गया तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट घट जाता है। तो यहाँ पे किसका सिग्निफिकेंट रोल हुआ, यहाँ पर रोल हुआ किसका, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखते हैं बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। डिजीज इन विच एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज रिजल्टिंग इन डिक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस। तो बच्चों ये जो एल्वेलर वॉल्स हैं ये कब डैमेज होती है, जब हम एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं। और इससे हमें समझ में आ रहा है एक्सेसिव स्मोकिंग से कौन सी डिजीज़ होती है। देखते हैं ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी एम्फाइसीमा, ऑप्शन सी ब्रोंकाइटिस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हम सबको पता है बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एम्फाइसीमा। इतना क्लियर है बच्चों। तो हमारे आज के भी 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप आपने इन सब को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।